नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल दिशा रवि की जमानत हो गई और मेरे हिसाब से जो जज साहब ने जो उस पर निर्णय दिया और वो पूरा निर्णय मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जुडिशरी पे कभी कभी अपना भरोसा ये होता है कि भाई मालूम नहीं जुडिशरी भी क्या हो गई है न्याय, लेकिन जिस तरह से जो वर्डिंग्स हैं वो अलग बात है कि आप उस वर्डिंग को कितना माने और कितना ना माने, लेकिन जिस तरह से वो जजमेंट दिया गया है, जज धर्मेंद्र राणा जी जिन्होंने बेल ग्रांट की, उन्होंने एक 18 पेज का ऑर्डर दिया है। पहले 7 पेज में उन्होंने आर्गुमेंट्स जो दिशा रवि के वकील ने और सरकारी वकील ने इन लोगों ने दिए, उस आर्गुमेंट की बात की है पहले 7 पेज में। अगले 2 पेज में उन्होंने पूरी धाराएं लिखी हैं जिन धाराओं पे इनको किया गया है। एक धारा 184A जो सेडिशन की धारा है और दूसरी धारा 153A जिसमें प्रोमोटिंग एमिनिटी बिटवीन ग्रुप में वैमनस्य बढ़ाने की दृष्टि से। वो ग्रुप्स कौन हो सकते हैं? रिलीजन हो सकता है, रेस हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो सकता है और लैंग्वेज हो सकती है। और अगर इस 153A को कोई ठीक से लागू करने लगे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं जब बंबई जाता हूँ तो बहुत सालों तक मुझे भैया बोला जाता था, तो ये भी उस 153A में आएगा। बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने तो बिहारी बोला जाता है, और एक दक्षिण के एक जगह के लोग अगर आते हैं तो उनको मड्डू बोला जाता है। तो ये मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे रेफरेंस से कह रहा हूं कि अगर उसको आप इस बारीकी से देखिए, जिस तरह से जिस बारीकी से दिशा रवि के केस में इन लोग देखने लगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये 153A इन सब जगहों भी लगना चाहिए। फिर उन्होंने जजमेंट का पार्ट है वो अगले 8 पेज में है, और 8 पेज में उन्होंने लिखा है कि मटेरियल कलेक्टेड अगेंस्ट द अक्यूज टू प्रेस द चार्जेस आर नॉट सफिशिएंट। और उस 8 पेज के जजमेंट में उसको उन्होंने 3 हिस्से में बांटा है। 3 हिस्से में क्या बांटा है? पहला उन्होंने किया एंगेजमेंट विथ सेशनिस्ट फोर्सेस, जो विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनके साथ इनका उठना बैठना। दूसरा उन्होंने लिखा है जो सब हेडिंग है यूज ऑफ टूल किट, जो टूल किट है उसका इस्तेमाल। और तीसरा लिखा है कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट एंड अक्यूज, मतलब एप्लीकेंट बेल की एप्लीकेंट थी और अक्यूज मतलब दिशा रवि के, उनका कंडक्ट कैसा था। तो एक एक करके इस पे बात कर लेते हैं। पहली चीज है एंगेजमेंट विथ विघटनकारी शक्तियां। तो उसमें उन्होंने बहुत बिल्कुल साफ साफ कहा है कि पर्सन विथ ड्यूबियस क्रेडेंशियल नॉट इंडिक्टेबल, मतलब अगर कोई किसी के साथ खड़ा होता है या एंगेज करता है जिसका पास जो है वो ड्यूबियस है, तो सिर्फ साथ रहने से कोई इंडिक्टेबल नहीं हो जाता। वो किस रेफरेंस में उन्होंने कहा, और ये भी सुन लीजिए जो चार्जशीट फाइल की है वो किस बुनियाद पे है। एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन PJF के लोग थे इस टूल किट को बनाने वाले। पहला तो पुलिस ने ये किया, फिर पुलिस का कहना यह था कि दिशा रवि के 2 साथी निकिता जोसेफ और शांतनु मलिक, ये दोनों लोग एक जूम मीटिंग में गए, जिस जूम मीटिंग में करीब 70 लोग थे, और उसमें से 2 लोग इस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो PJF है, जो बैंड है हिंदुस्तानी सरकार द्वारा, वो 2 लोग भी उसमें आए थे। मतलब 70 के ग्रुप में 2 लोग उस बैंड ऑर्गेनाइजेशन के भी आए जूम मीटिंग में। 1 to 1 नहीं है, कौन आ रहा है ये 70 लोगों को क्या पता रहता है? जूम मीटिंग हमारा आप देखते हैं। मैं इसके, क्योंकि ये तो जज साहब का कहना था, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों से भी करूं, आप याद कर लीजिए कि दीप सिंधु के फोटो किसके किसके साथ थे। भाई वहां तो कोई जूम मीटिंग में बिना कहे नहीं आ गया था ना। जब वो प्रधानमंत्री के रेजिडेंस में गए थे तो कई सिक्योरिटी चेक के बाद, कई उसके बाद ही उनको अंदर पहुंचाया गया होगा, जहां दीप सिंधु की फोटो आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, आप भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। पहली बात तो एंगेजमेंट विथ दीज पीपल डजंट इंडिक्टमेंट, इसलिए इनके ऊपर भी नहीं लागू होना चाहिए जैसा कोर्ट कह रही है। दूसरा, नो एविडेंस कनेक्टिंग दिशा रवि टू रिपब्लिक डे वायलेंस। इन्होंने बिल्कुल साफ कहा कोर्ट ने कि दिशा रवि के माध्यम से या उनके द्वारा रिपब्लिक डे परेड में कोई वायलेंस हुई, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है। अब दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लगाया है
कि एक्शन ऑफ दिशा रवि लेड टू द वायलेंस ऑफ 26 जनवरी। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि ये कहीं से भी रिकॉर्ड में प्रूव नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस कि ऐसा हुआ है। और मैं फिर इसी के बिना पे मैं आपसे फिर एक चीज पूछूं, जो कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के जो टेप्स हैं जो उन्होंने दिल्ली रॉयट से पहले किए थे, वो क्या इस श्रेणी में आएंगे जो उनको डायरेक्टली रिलेट किया जाए कि उनकी वजह से वो दिल्ली रॉयट जो भड़के उसमें उनका भी उन भड़काऊ भाषण का भी रोल था? मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप भी इसको सोचते चलिए। तीसरा, शेयरिंग प्लेटफॉर्म विथ पीपल हु अपोज अ लॉ इज नॉट सेक्शनिस्ट टेंडेंसी। ऐसे लोग जो किसी लॉ को अपोज कर रहे हो, किसान आंदोलन के रेफरेंस में कह रहे हैं, वो विघटनकारी नहीं होते हैं, उनको राष्ट्रद्रोह से नहीं आप कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट का कहना है। अगर ऐसे लोग जो आपके लॉ का अपोज कर रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस कह रही थी लॉ का अपोज कर रहे थे, ये किसानों के साथ जाके खड़ी हो गई और उनसे बातचीत की, इसलिए इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और विघटनकारी शक्तियों का वो लगा दिए, भारत की छवि कर। तो जरा एक बात और सुन लीजिएगा, क्योंकि अब ध्यान से सोचिए, यही विघटनकारी शक्ति जो किसान आंदोलन के लोग हैं, जिनको खालिस्तान और क्या क्या ये सरकार के मंत्री और सारे लोग बोल रहे हैं, उनसे अगर हमारे मंत्री जी विज्ञान भवन में बुला के बैठ के बात करते हैं, तो क्या उनके ऊपर ये कानून नहीं लागू हो जाएगा कि वो खालिस्तानी और देश के गद्दार और देश के राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ मिलकर अगर बातचीत कर रहे हैं, और इस वाली डेफिनेशन जो दिल्ली पुलिस यहाँ दिशा रवि के ऊपर लगा रही है, तो उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है यूज ऑफ टूल किट की, जो दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने किया है। कोर्ट आपने उस जजमेंट में टूल किट के रेलेवेंट पोर्शन को रिप्रोड्यूस पूरा किया है उस पूरे जजमेंट में, और उसमें ऑब्जर्व किया है कि उसमें कहीं पे भी हिंसा की बात नहीं हुई है। उसमें टूल किट में जो कैसे हैशटैग लगाएंगे, क्या करेंगे, उसमें कहीं बात नहीं हुई है। और मैं फिर उसके साथ में आपको एक चीज और, मैं हर एक के साथ एक चीज बताता चल रहा हूं कि क्यों। अमित शाह साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं, अध्यक्ष थे पहले भाजपा के, उन्होंने भी इस तरह की एक टूल किट की बात अभी हाल के दिनों में बंगाल में की, जहां पे उन्होंने कहा कि थोड़ा ऐसा ऐसा व्हाट्सएप बनाइए जिसमें थोड़ा डर भी लगे और थोड़ा ये भी हो, इस तरह की बात कही, वो भी आप सुन लीजिए। जो एक पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे पास उपलब्ध होगा, उसको कंटेंट में परिवर्तित करेगा, और कंटेंट इस प्रकार से बनाएगा कि चुभने वाला हो, झंझोड़ने वाला हो, उसको हमारे साथ जोड़ने के लिए मजबूर करने वाला हो। इस प्रकार के कंटेंट बनाने वाली टीम को भी बनाना पड़ेगा। तो पहली टीम पॉलिटिकल एनालिसिस करने वालों ने, दूसरी टीम कंटेंट की निर्मित करने वाली की टीम, और तीसरी टीम कंटेंट को हर कार्यकर्ता और हर व्यक्ति को पहुंचाने वाली टीम। क्योंकि वो भी टूल किट है। अगर आप किसी को एक ट्रेनिंग के तौर पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे उसको यूज करिए, वो भी टूल किट है। अब तीसरी बात जो कोर्ट ने कही, जो तीसरी हेडिंग थी, कंडक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये लंबा है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को किसी भी लोकतंत्र में गवर्नमेंट के कॉन्शियस कीपर होना, गवर्नमेंट को यह बताते रहना होता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सरकार की पॉलिसी से डिसएग्री करना से आप सरकार उनको जेल में नहीं डाल सकती है, बिल्कुल साफ साफ इस जजमेंट में लिखा गया है। अब कोर्ट ने फिर यह कहा कि एन अवेयर एंड असर्टिव सिटीजन इन contradistinction with an indifferent or docile citizenry, वो citizenry यूज कर रहे हैं, नॉट सिटीजन, मतलब ऐसा नागरिक जो किसी भी उसमें वो प्रश्न पूछता है या एक स्टैंड लेता है, उनके मुकाबले जो डोसाइल रहते हैं और इंडिफरेंट रहते हैं, जो उनकी दिनकर की प्रसिद्ध वो है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, ये हमारे यहां है, क्योंकि आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं। और इसमें मैं एक रेफरेंस आपको बता दूं, और कोर्ट ने इसको माना है, कोर्ट ने माना है कि इसमें ये साइन ऑफ हेल्दी एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लक्षण हैं कि जो लोग, हो सकता है कि आपके जो भी व्यू हो उसका मुकाबला कर रहे हो, ये उन लोगों से बेहतर हैं जो बेहतर नहीं, वो जो डोसाइल और इंडिफरेंट लोग हैं। और इसमें मैं एक इसलिए मेरा मन कर रहा था मैं इसको आपसे भी शेयर कर लूं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं सलाम करता हूं उन महिलाओं को जिन्होंने, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं वो हीरो प्रधान हैं,
कई गुना कई करोड़ लेते हैं। तो जो हमारे टॉप आर्टिस्ट हैं, किसी की हिम्मत नहीं है चू करने की, इसके अगेंस्ट बोलने की। जो भी है साथ में ही वो कर रहे हैं, जो हमारे टॉप आर्टिस्ट हैं। पहले 4-5 नाम किसी का क्या लें, लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि इस रेफरेंस में उन्होंने एक स्टैंड लिया है। मैं 2 लोगों का नाम नहीं, 3 लोगों का नाम लूंगा। सबसे पहला नाम मैं दीपिका पादुकोण का लूंगा। उन्होंने एक स्टैंड लिया है इस पूरे उसमें आके, अगर जेएनयू में वो खड़ी होती हैं, सांकेतिक रूप से उन्होंने अपना साथ उनके दिया, एक स्टैंड लिया। हमारे किसी पुरुष हीरो ने नहीं किया। तापसी पन्नू एक स्टैंड लिया है, और मैं इसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं कि कंगना रनौत, उनको वो अच्छा लगता है कि वो है, उन्होंने भी एक स्टैंड लिया है। लेकिन जो हमारे ये हीरो लोग हैं जो इतना पैसा लेते हैं, ये स्टैंड लेने की किसी हीरो, पुरुष प्रधान किसी हीरो ने ये हिम्मत नहीं की है। फिर जज साहब ने आगे लिखा है कि हमारी सभ्यता कभी विभिन्न विचारों के प्रतिकूल नहीं थी। जो विभिन्न विचार आते थे उसको हम लोग सुनते थे, और इसमें उन्होंने ऋग्वेद का एक श्लोक का भी उदाहरण दिया है, और जिसका अंग्रेजी मीनिंग यह है कि लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सारी तरफ से अगर कोई ऐसा विचार है तो मेरे पास आए। फिर राइट टू डिसेंट, एग्री नहीं करने का, ठीक से उन्होंने कहा है कि राइट टू डिसेंट आर्टिकल 19 में ठीक से परिभाषित है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू सीक ग्लोबल ऑडियंस। मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें आप ग्लोबल, दुनिया, विश्व भर से ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हैं। फिर उन्होंने, जज साहब ने यह भी लिखा कि क्रिएशन ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप और एडिटिंग ऐसी कोई चीज जिससे कोई वायलेंस की बात नहीं हो रहा है, कोई हानि होती नहीं दिखती है, यह भी कोई ऑफेंस नहीं बनता है। इसको दिल्ली पुलिस बिना बात के ऑफेंस की बात कर रही है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि उनके साथी, एक दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि उनके जो साथी हैं शांतनु मुलुक, वो जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च था वो 26 तारीख को वो दिल्ली आए थे। तो उस पर जज साहब ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो उस मार्च में शामिल होने आए थे जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी थी। तो एक वो मार्च जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस दे रहा है, वो गैर कानूनी कैसे होता है, ये बियॉन्ड किसी के भी कॉम्प्रहेंशन है। और एक आरोप जो दिल्ली पुलिस लगा रही थी कि उन लोगों ने भड़काया था कि इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक करो, और एक सिंबल ऑफ इंडिया, अब सिंबल ऑफ इंडिया योगा और चाय पर अटैक करो, इसका कोई साक्ष्य उन लोग नहीं दे पाए हैं। और अंत में उन्होंने ये कहा कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है, और इसलिए दिल्ली पुलिस का ये कहना कि जो बाकी 2 आरोपित हैं, निकिता जोसेफ और शांतनु मुलुक, कि उनसे हम इनको बिठा के एक दूसरे का सामना करवाएंगे और इनसे पूछताछ करेंगे। तो जज साहब ने कहा कि जो 2 लोग आरोपित हैं उनको बेल मिल गई है, उन बेल वालों को लाके जेल की कस्टडी में इनसे क्यों कराना चाहते हैं, इनको भी बेल मिल जाएगी, सामने बिठा के आप जो तफ्तीश करना चाहिए करिए। ये सारी चीजें करने के बाद अंत में मैं सिर्फ इस बात से कहूंगा कि आप खुद ही समझ गए, क्योंकि दिशा रवि की जो बात हो रही थी वो पहले दिन से लग रहा था कि सरकार जिस ढंग से काम कर रही है वो केवल डराने का और मुंह बंद करने का, जबरदस्ती मुंह बंद करने का काम कर रही है। लेकिन साथ में 2 इंपॉर्टेंट लोग हैं, मैं बाकी लोगों का नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो किसी पद पे हो सकते हैं, उस पार्टी विशेष के, उन्होंने जो गाली दी अनिल विज जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, और पीके मोहन जो एमपी हैं, ये दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं। इन्होंने दिशा रवि के बारे में क्या कहा था, एक ने उनको बताया था कि समूल उनका नाश कर देना चाहिए, और पीके मोहन ने उनकी गणना कसाब और किससे नहीं की थी। अंत में सिर्फ इसी बात से कर दूं, ये वो देश है जिसने कसाब जैसे आतंकवादी को भी एक फेयर ट्रायल दिया था। लेकिन बाकी जो हमारे ये जल्दी में थे ना, ये मंत्री जी लोग और बाकी तो पार्टी तो है ही जल्दी में, दिशा रवि को विदाउट ट्रायल वो सजा देने के जो थी उसमें कितनी कामयाबी मिली मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम एक जज ने फिर से ये प्रूफ किया है कि कुछ भी हो जाए अभी भी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए
डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।